28 मार्च 2025 दोपहर 4:45 डीडी कोशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से नाजरीन खेल और खिलाड़ी की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और यहाँ से मौसम बहार जो है वो अपने शबाब पर है। ट्यूलिप गार्डन जो है वो इनाग्रेट किया गया है। वहाँ लाखों की तादाद में ट्यूलिप्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। नाजरीन, अप्रैल जो ही शुरू होगा रमज़ान मुबारक के बाद हमारे नौजवान, हमारे खिलाड़ी, चूंकि उन्हें रोज़े मुकम्मल किए, वो मैदानों का रुख करेंगे और खेलों की सरगर्मियों में जो है इजाफा होगा। ये खुशी की बात है। जो यूथ होते हैं वो इंतज़ार करते हैं मौसम सरमा में कि कब उनको मौका मिले, कहीं फुटबॉल में, कहीं क्रिकेट में, कहीं वॉलीबॉल में, गाँव में, देहात में, टाउन्स में और सिटी में भी जो है खिलाड़ी बाहर आते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब मैदानों की जो है रौनक वो लौटेगी और हम उनको कवर करेंगे खेल और खिलाड़ी में। आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि एक टीन एज चेस प्लेयर हमारी मेहमान हैं और एक खातून है। ये भी खुशी की बात है। इनके साथ इंटरेक्शन होगी कि इनने क्या कारकर्दगी आज तक दिखाई है और क्या खास जो है परफॉर्मेंसेस रही हैं। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शदमद से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्कों में भी आजकल खेलों के दौरान अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के और एक तरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने दिल्ली एफसी को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। रियल कश्मीर का अगला मुकाबला कल दिन में 4:30 पर एससी डेम्बो के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में जारी खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु लीग 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने 3 मेडल जीत लिए, जिसमें अंसा चस्ती ने 1 गोल्ड, आयरा चस्ती और रिया चिब ने 1-1 ब्रोंज का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। यूरोप में कल से मुनक्किद होने वाली सीनियर फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 3 खिलाड़ियों की फहरिस्त हुई जारी। चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। यह चैंपियनशिप 4 अप्रैल तक रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अखनूर में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में पलनवाला वॉलीबॉल क्लब ने अंबरन वॉलीबॉल क्लब को 3-0 के सेट से हराकर मुकाबला जीत लिया। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यूटी लेवल सॉफ्ट बॉल बेसबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का हुआ शानदार आगाज। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। दिल्ली में जारी खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पैरा आर्चर खिलाड़ियों ने 2 तमगे जीत लिए, जिसमें शीतल देवी ने खवातीन के कंपाउंड जुमरे में गोल्ड, जबकि मर्दों के जुमरे में राकेश कुमार ने 1 ब्रोंज का मेडल किया हासिल। जम्मू में मुनक्किदा 10वीं रग्बी चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर। चैंपियनशिप में सूबे जम्मू से ताल्लुक रखने वाले अंडर 15 और 18 एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक्किदा यूटी लेवल वुशु चैंपियनशिप 2024-25 खुश असलूबी के साथ ही मुकम्मल। चैंपियनशिप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत। बिहार में जारी 34वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्द और जन की 2 अलग अलग टीमें बिहार पहुंच गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी कल से अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। चैंपियनशिप 5 अप्रैल तक रहेगी जारी। फौज के ज़ेर एहतमाम सोनावारी में जारी वॉलीबॉल रमजान कप का 4था एडिशन रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में 1 माइल वॉलीबॉल क्लब ने गांधरबल को हराकर टाइटल किया अपने नाम। इस कप के लिए कई इलाकों से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शिरकत। छत्तीसगढ़ में मुनक्किदा फेडरेशन कप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के वुशु स्टार्स ने कुल 8 मेडल जीत लिए, जिसमें 5 गोल्ड और 3 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इस इवेंट में मुल्क भर से वाबस्ता 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट पूंछ में हुआ ओपन हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज। चैंपियनशिप में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 18 हॉकी क्लब्स कर रहे हैं शिरकत।
नाज़रीन, ये था लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप, और आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में जो पहुंच रहा है डीडी कश चैनल के जरिए, उसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। यूट्यूब पर आप डीडी कश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ चेन्नई में होगा। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। अब तक मुंबई, राजस्थान और गुजरात की टीमों ने कोई मैच नहीं जीता है। दीगर सभी 7 टीमों ने 2 मैचेस खेले और 1-1 मैच जीता है। एएफसी एशियन कप क्वालिफायर में बांग्लादेश ने भारत को गोललेस ड्रॉ पर रोका। दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। भारत के कोच मार्केज ने किया ब्लू शर्ट्स की इस कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के वेन्यूज की मुकम्मल फहरिस्त आ गई मंजर आम पर। साल रवां 29 सितंबर से 26 अक्टूबर तक भारत में होने वाली इस टूर्नामेंट के मैचेस रायपुर, इंदौर, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और मुलनपुर पंजाब में मुनक्किद होंगे। 2028 में लॉस एंजलिस में क्रिकेट को ओलंपिक्स में मदऊ करने पर आईसीसी के चेयरमैन जायद शाह जल्द ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबरान से मिलेंगे। उन्होंने हाल ही में मुलाकात की फीफा के प्रेसिडेंट से। 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक्किद होंगे क्रिकेट के इवेंट्स। न्यूजीलैंड की टीम ने 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से हराया। 3 ओडीआईज की सीरीज का आगाज कल नेपियर में होगा। पाकिस्तान की टीम में कप्तान रिजवान के अलावा बाबर, अब्दुल्ला शफीक और नसीम शाह होंगे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने ब्राजील के खिलाफ दिखाई शानदार कारकर्दगी। 1 के मुकाबले 4 गोल से दी अर्जेंटीना ने ब्राजील को शिकस्त। अर्जेंटीना ने 7 ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। किक वॉलीबॉल के वर्ल्ड कप में भारत ने की मजमूई तौर उम्दा कारकर्दगी पेश। पटना में मुनक्किदा इस इवेंट में भारत ने जीता 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दी खिलाड़ियों को दाद। साल रवां के दौरे इंग्लैंड के लिए भारत की टीम के ए स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़ को बहसत कप्तान शामिल किया गया है। करुण नायर और श्रेयस अय्यर भी टीम में शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टीम 5 टेस्ट की सीरीज खेल रही है और बीसीसीआई रोहित शर्मा को ही सीरीज में कप्तान तस्वुर करती है। खवातीन हॉकी लीग में कल फाइनल में हरियाणा और ओडिशा की टीमें नबरत आजमा होंगी एक दूसरे के खिलाफ। उधर तीसरी पोजीशन के मैच में मिजोरम और झारखंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड की टीम ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। उसने न्यू कैलेडोनिया को 3-0 से हराया। और उधर ब्लैटर और प्लेटिनी के खिलाफ जो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस था वो जो है उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई है। और अब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनसे मिलने के लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। रेडी कैमरा वन। दोस्तों, शतरंज का खेल बहुत ही दिलचस्प खेल है। ये एक ऐसा दिमागी खेल है जिससे इंसान को बहुत फायदा होता है। ये इंसान को शार्प बनाता है, एक्टिव बनाता है। शतरंज का खेल वाहिद ऐसा खेल है जो स्पेस में भी खेला गया। और ये इब्तिदा कहां से हुई इसकी या आप सोच रहे होंगे। दरअसल पुराने वक्तों में भारत में एक खेल था जिसको कहते थे चतुरंगा। ये खेल शतरंज से मिलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फारस चला गया, पर्शिया जिसे आजकल ईरान कहते हैं। वहां पर इस खेल की नोक पलक संवारी गई और जो पीसेस हैं उनको अलग अलग शक्ल दी गई। फिर पर्शिया से ये पहुंचा यूरोप और यूरोप से ये जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। जहां तक शतरंज का ताल्लुक है, अब ऑनलाइन शतरंज भी खेली जाती है। 1997 में IBM सुपर कंप्यूटर का मुकाबला हुआ था गैरी कैस्परोव के साथ, जिसमें सुपर कंप्यूटर ने गैरी कैस्परोव को हरा दिया। दुनिया ने जो बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं शतरंज के, उनमें बॉबी फिशर, गैरी कैस्परोव, एनाटोली कार्पोव, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन और इस वक्त जो वर्ल्ड चैंपियन हैं वो हैं भारत के गुकेश डी। आज हम शतरंज के हवाले से बात करेंगे और शतरंज के बारे में बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मिन्हा जान को, जो एक उभरती हुई शतरंज खिलाड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मिन्हा, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मिन्हा, देखिए, शतरंज का ऐसा खेल है कि जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। इतना फैसिनेटिंग गेम है, दिमाग के हर हिस्से का आप इस्तेमाल करते हैं। आप जानते होंगे कि इंसान जो है अपने दिमाग का आमतौर पर सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। और उसके बाद जब ये शतरंज का खिलाड़ी
अपने हर मूव को पहले ही सोच के रखता है, साथ साथ मूव पहले खेलता है, उसके बाद वो जिंदगी को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाता है। इस खेल की तरफ आप कैसे राग़िब हुई? तो मुझे बचपन से ही माइंड गेम्स बहुत पसंद थी। तो ये मैंने जब से चेस स्टार्ट किया तो मैं 4 to 5 इयर्स की थी जब से मैंने चेस स्टार्ट किया। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे जो फादर थे वो मेरे ब्रदर के साथ खेलते थे। अच्छा। तो मैं उनके सामने वहाँ पे बैठती थी और मैं देखती थी कि गेम मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी तब ये गेम। तो मैं देखती थी, तो मैं ऑब्जर्व करती थी कैसे कौन सा मूव कर रहे हैं ये। बट मैंने इनको कभी नहीं कहा कि आप मुझे सिखाइए, कुछ भी नहीं कहा इनसे। तो बस मैं जब भी ये खेलते थे तो मैं इनके पास वहाँ पे बैठती थी देखने इनको। तो एक दिन मैंने इनको कहा कि मुझे भी खेलना है। अच्छा। जो मेरे बाबा ने बोला कि आपको तो हमने नहीं सिखाया है, आप कैसे खेलोगे। बट मैंने खुद से एनालाइज किए थे, ऑब्जर्व किए थे वो सारे मूव्स कि ये कैसे खेलते हैं। तो मैंने उनके साथ गेम खेली, वो बड़ा फैसिनेट हुए देख के कि मैंने कितने अच्छे से गेम खेली। उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ताकि मैं आगे और खेलूं। उनने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मुझे मिडिल गेम सिखाई, एंड गेम सिखाई, ओपनिंग सिखाई। उसके बाद देखिए, आपने जब ये चेस का खेल खेला, शुरुआत की, आप दिलचस्पी आपने दिखाई, तो ये एक एमेच्योर तरीके से आपने खेली। ये आपके जहन में नहीं था कि मैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेलूंगी या मैं कहाँ पहुंचूंगा? उस वक्त बच्चे का जहन बहुत ही खाम होता है। तो फिर पहली बार किस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, वहां पर आपकी कारकर्दगी कैसे रही? तो पहला टूर्नामेंट मैंने 2021 में खेला है। पहला मेरा टूर्नामेंट जोनल था। तो जब मैं वहाँ गई खेलने तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया मैंने वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद जितने भी आज तक टूर्नामेंट्स हुए हैं मैंने इंडिविजुअल लेवल पे हमेशा गोल्ड लिया है, सिल्वर ब्रोंज मैंने आज तक कभी नहीं लिया है। देखिए, जब आप मध्य मुकाबिल के साथ खेलती हैं, जब भी मुकाबला होता है तो ये पीसेस 64 स्क्वायर्स में पीसेस होते हैं, तो उस वक्त आप मुख्तलिफ ओपनिंग्स करती हैं। अब देखिए, कई लोग ऐसी ओपनिंग्स करते हैं जो कि ट्रेडिशनल ओपनिंग्स हैं, जो कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने आजमाई हैं और उसी को वो कॉपी करते हैं। तो कोई ऐसी ओपनिंग है जो आपने खुद ही सोच के खेली हो? पहले तो चेस बोर्ड के बारे में बताइए, जो लोग नहीं जानते चेस के बारे में, इसके बारे में बताइए। ये देखिए किंग है जी जी, जो पीसेस हैं जी, ये एक मूव करता है किंग। क्वीन जो है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और वर्टिकली भी मूव करती है। बिशप डायगोनली मूव करता है। नाइट 2.5 स्टेप्स मूव करता है। रूक जो है वो वर्टिकली भी मूव करती है और हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है। पॉन पहले 2 स्टेप्स भी चल सकता है और पहले 1 स्टेप भी चल सकता है, और अगर इसने फिर 2 या 1 चले उसके बाद 1 चल सकता है। तो सिंगल स्टेप मूवमेंट जो है पॉन का होता है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग है पॉन और नाइट, दे आर वेरी स्ट्रांग। हाँ। तो आपका जो गेम है उसमें आप ज्यादा तकिया किस पे करती हैं? आपके कौन से ऐसे पीसेस हैं जिनको आप बहुत खेलती हैं और समझती हैं कि यही मुझे जिताएंगे? मैं तो पहले मैं सेंट्रल कंट्रोल करती हूँ। सेंट्रल कंट्रोल होने के बाद मैं अपनी डेवलपमेंट पूरे अच्छे से करती हूँ, क्योंकि पहले डेवलपमेंट हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारे सेंट्रल पे कंट्रोल होना चाहिए पूरा। तो सीखती कहाँ से हैं? किसी ने कोच किया आपको? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने अपने फादर से सीखा है। वो पहले से ही मुझे कहते थे आप आ जाओ, वो मुझे पहले से ही मूव सिखाते थे, पजल्स खेलते थे वो मेरे साथ, एंड गेम्स सिखाते थे मुझे। जी, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और पहले तो आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में खेला, फिर आपने उससे पहले स्कूल में खेला था, और फिर आपने नेशनल लेवल पे भी खेला। जो आपने नेशनल लेवल पे खेला है उसके बारे में बताइए। तो मेरा पहला नेशनल जो था उस टाइम पे हमें कोविड की वजह से हमारी टीम को नहीं लिया गया, वरना आज मैं ट्रिपल नेशनल होती। अखबारों में आपका नाम आया। जी जी। और आपने 3 गोल्ड मेडल जीते थे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे, तो जाहिर है कि अंडर 19 में आप नेशनल लेवल पे पहुंची। जी। तो नेशनल लेवल टूर्नामेंट कब आपने खेला, कहाँ पे खेला, और वहां पर आपकी कारकर्दगी कैसी रही? तो मेरा पहला नेशनल टूर्नामेंट 2023 में था, वो तमिलनाडु में था। वहाँ पे मैंने सारी गेम्स जीती थी इंडिविजुअल पे, और मैंने एक गेम जो थी वो ड्रॉ की थी, मगर मुझे सिल्वर मिलता, मगर हमारा जो टीम स्कोर था वो बहुत डाउन था। टीम स्कोर जब डाउन था तो उसकी वजह से हमें मेडल नहीं मिल पाया वहाँ पे, वरना अगर मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी गई होती तो आज मेरा मेडल होता। ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पे आपने खेला है? ये मैंने बटोट रामबन में खेला है। अच्छा। ये मेरा वहाँ पे फाइनल मैच था। तो वहाँ पे जो पहले सिलेक्ट होने के लिए वहाँ पे मैंने 18 गेम्स खेली है एक सिंगल डे में, और वहाँ पे 18 गेम्स की 18 गेम्स मुझे जीतनी थी ताकि मैं सिलेक्ट हो जाती नेशनल्स के लिए। अभी तक आपने कुल मिलाकर कितने मेडल जीते हैं? अभी तक मैंने 12+ मेडल्स जीते हैं। उनमें गोल्ड कितने हैं, सिल्वर? सारे गोल्ड है, और ब्रोंज कोई नहीं, मैंने सिल्वर और ब्रोंज। कश्मीर में आमतौर पे ये तासुर नहीं था, ये जहन में लोगों में नहीं था कि हम फिडे रेटिंग टूर्नामेंट कराएंगे।
تو لاسٹ ایئر کیا ہوا کہ لاسٹ ایئر انٹرنیشنل تھرڈ کشمیر فیڈے ٹورنامنٹ کھیلا گیا یہاں پر پولو گراؤنڈ میں انڈور ہال میں. تو وہاں پر بڑے بڑے کھلاڑی آئے, ان میں انڈونیشیا کے کھلاڑی, کینیا کے, اس کے بعد سری لنکا کے تھے, بھوٹان کے تھے, بھارت کے تھے, لیکن کچھ کنٹریز نہیں آ پائیں. بہرحال بنگلہ دیش کے کھلاڑی آئے, سری لنکا کے آئے اور بھارت کی کھلاڑی تھے. تو چھوٹی عمر کے کھلاڑی بھی تھے, بڑی عمر کے کھلاڑی بھی تھے. تو یہ مجھے بتائیے, یہ جو انٹرنیشنل طریقے سے کھیلا جاتا ہے فیڈے ریٹنگ کا, یہ ریٹنگز کیا ہوتی ہیں اور کیسے پھر آپ اپنی ریٹنگز کو امپروو کر سکتی ہیں؟ کون کون سے ٹورنامنٹ آپ کو کھیلنے پڑتے ہیں جس سے آپ کی ریٹنگ زیادہ ہو, پھر آپ گرینڈ ماسٹر بنے, انٹرنیشنل ماسٹر بنے؟ تو پہلے دیکھا جائے تو ہمیں اگر اپنی فیڈے ریٹنگ بنانی ہے تو پہلے ہمیں فیڈے ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں. اگر ہمیں گرینڈ ماسٹر بننا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیڈے ٹورنامنٹس. فیڈے ٹورنامنٹ سے ہماری ریٹنگ بنتی ہے, اور جب ہماری ریٹنگ بہت ہوتی ہے, لائک جو گرینڈ ماسٹرس ہیں ان کی 2600 پلس ریٹنگ ہوتی ہے تاکہ وہ گرینڈ ماسٹر بنے, اس کے بعد ان کو نارمز ملے. وہ دیکھیں کشمیر بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, ہمارے یہاں کئی ایسے بھی ہیں فیڈے ریٹنگ پلیئر بھی ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یو شوڈ فالو دیئر فٹ اسٹیپس, یو شوڈ آلسو پارٹیسپیٹ ان اے فیڈے ریٹنگ ٹورنامنٹ؟ ہیو یو ٹیکن سم اسٹیپس ٹو پرسیو یور کریئر ان اے پروفیشنل مینر بائی پارٹیسپیٹنگ ان دا فیڈے ٹورنامنٹس؟ میں پہلے اس سال تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں بہت سارے فیڈے ٹورنامنٹس کھیلوں اور آگے اپنی ریٹنگ بھی بہت انکریز کروں. اس سے میں بھی چاہتی ہوں کہ آگے میں گرینڈ ماسٹر بنوں انشاءاللہ. اس سال کشمیر میں ایک فیڈے ریٹنگ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے, جون یا جولائی میں انہوں نے فکس کیا ہے. اب کچھ آخری جو رسوم ہیں وہ پوری کرنی ہے, اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتی ہیں, وہاں پر اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہیں. جو فیڈے ریٹنگ ٹورنامنٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد گرینڈ ماسٹر کیسے بنتے ہیں اور انٹرنیشنل ماسٹر کیسے بنتے ہیں؟ پہلی بات تو گرینڈ ماسٹر بننے کے لیے ہمیں کچھ نارمز چاہیے ہوتے ہیں, ہماری ریٹنگ ہائی ہونی چاہیے. اب دیکھیے آرمینیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر چیس کو کمپلسری بنا دیا گیا ہے. وہاں پر آپ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اسکول میں, اگر آپ وہ اس میں پارٹ نہیں لیں گی تو آپ فیل ہو سکتی ہیں. تمام لوگ آرمینیا کے چیس کھیلتے ہیں, چھوٹا اور بڑا, تو اٹ از پارٹ آف یور کریکولم. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی چیس کو ایک سبجیکٹ بنانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے چیس سے آپ کے فائدے بہت ہیں. آپ فوکس کر سکتی ہیں, آپ اپنے دماغ کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں, آپ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی بخوبی کر سکتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی دیکھیے گوکیش ڈی نے جیسے ڈنگ لیرین کو ہرایا, تو وہاں پر ایک موو جو ڈنگ لیرین نے کھیلا, رک کا موو جو کھیلا تھا انہوں نے زیادہ موو کیا کنگ اور رک کو, وہ ڈرا کرنا چاہتے تھے, لیکن دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر وچ واز کمیٹڈ بائی ڈنگ. تو اس موو کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس موو کے بارے میں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو پہلے اپنی گیم آبزرو کرنی چاہیے تھی, پورے اچھے سے دیکھنا چاہیے تھا کہ میں اور کچھ پاسبل تو نہیں ہے کوئی موو, کسی لیے ان کو اور اپنا یہ جو کنگ ہے ان کو پہلے اپنا کنگ پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ. تو وہاں پر ایک غلطی ہوگی. چیس میں ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی فوکسڈ آل دا ٹائم. دیکھیے ڈنگ لیرین تو پورے فوکس تھے, کافی لمبا کھیل چلا, لیکن ایک جگہ تھوڑا سا ان کا ذہن منتشر ہو گیا تو وہاں پر ہار ہو گئی ان کی. کیا سمجھتی ہیں کہ چیس میں فوکس کرنے کے لیے انسان کو کون سی ترکیبیں اپنانی چاہیے؟ آپ کوئی خاص چیز کرتی ہیں تاکہ آپ فوکسڈ رہیں گیم پر؟ پہلی بات تو میں اپنے پہلے میچ سے پہلے میں میڈیٹیشن کرتی ہوں تاکہ میرا جو مائنڈ ہے وہ فری رہے, پینک نہ ہو جاؤں میں, کیونکہ پہلے چیس میں بالکل مائنڈ ہونا چاہیے, گیم کے ٹائم پہ پورا مائنڈ ہونا چاہیے. ہمیں سفیشینٹ ٹائم ملتا ہے موو کرنے کے لیے, اور جب ہم موو کرتے ہیں تو بالکل کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہم کوئی ایک موو بھی چیس میں ایک موو بھی اگر غلط ہو تو ہماری پوری گیم تباہ ہو سکتی ہے اس سے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیس کھلاڑی جو ہے وہ ایک موو, 2 موو, 3 موو, کچھ کھلاڑی تو 7 مووز ان ایڈوانس سوچتے ہیں کہ اگر مخالف نے یہ موو کھیلا تو میں یہ کھیلوں گا, اگر اس نے فلاں موو کھیلا تو میں فلاں موو کھیلوں گا. تو دے تھنک اہیڈ آف ٹائم اینڈ دے تھنک اباؤٹ 7 مووز ان اینٹیسپیشن. آپ کا کیا طریقہ رہتا ہے؟ کتنے مووز آپ پہلے ہی سوچتی ہیں اور پھر کیسے آپ کھیلتی ہیں؟ میں بھی 3 to 4 مووز پہلے ہی دیکھتی ہوں. جب میں اپنا موو کھیلتی ہوں اس کے بعد ان کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس ٹائم میں پورے مووز دیکھتی ہوں, کہ میں پورا دیکھتی ہوں کہ کتنے مووز مجھ سے کھیلے جائیں گے. میں 3 to 4 پہلے ہی دیکھتی ہوں اسٹریٹجیز کہ میں اس کے بعد کیا کروں, کیونکہ پھر ہمیں اتنا ٹائم نہیں, ہمیں پورا ٹائم مینیج بھی وہاں سے کرنا ہوتا ہے. سب سے کم مووز میں آپ نے کوئی میچ جیتا ہو, یا آپ نے دیکھا ہو انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم مووز میں گیم جیت جاتے ہیں؟
कम से कम तो मैंने 4 मूव्स में गेम जीती है। 4 में जीती जी। अच्छा, वो क्या आपने खेला, कुछ आइडिया है? जी, ऐसे बताइए। तो उसमें पहले मैंने E4 खेला था। अच्छा। फिर मैंने अपना बिशप डेवलपमेंट की थी, फिर मैंने अपनी क्वीन आउट की थी उसमें, और फिर मैंने उसको वहां पे वैसे ही मेट दी थी उसके बाद। देखिए आजकल जो है चेस मुख्तलिफ किस्म का है। अब आप रैपिड चेस देखती हैं, आप ब्लिज देखती हैं, आप चेस 960 देखती हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। और 3-3 खिलाड़ी भी चेस खेलते हैं, 4 खिलाड़ियों का भी चेस बोर्ड है, और जैसा कि मैंने कहा कि स्पेस में भी चेस खेला गया। तो ये जो चेस है, जो रैपिड चेस होता है, आपको ऑल द मूव्स विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, व्हाट इज दैट चेस? रैपिड चेस देखा जाए तो उसमें हमें 30 मिनट्स मिलते हैं, और इंक्रीमेंट उसमें 5 to 10 सेकेंड्स का होता है बस। वो क्लासिकल चेस की तरह नहीं होता है जिसमें हमें अपोनेंट को भी 1 घंटा मिले और हमें भी 1 घंटा मिले और इंक्रीमेंट 30 सेकेंड के हो, ऐसा नहीं होता उसमें। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसमें हमें बिल्कुल बहुत, रैपिड चेस में हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होता है, बहुत फोकस करना होता है। हमारा फोकस उसमें बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर जो ओपनिंग्स होती हैं बहुत मुख्तलिफ होती हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, तो अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग आप अपनाते हैं। आपकी कोई मास्टर ओपनिंग है जिस पे आपको पूरा भरोसा है और आप जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट होता है उसके अगेंस्ट यूज करती हैं? मैं बहुत सारी ओपनिंग्स करती हूँ, मेरा बहुतों पे होल्ड है, जैसे क्वींस गैम्बिट है, सिसिलियन है, कैरोकैन है, तमाम आप अपनाती हैं? जी। और मैं जब अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं बिल्कुल देखती हूँ इन पे कि मैं होल्ड बनाना चाहती हूँ, और जितना मेरा अभी होल्ड है उससे ज्यादा होल्ड बनाना चाहती हूँ। चेस के बारे में कहा जाता है कि इससे आप फोकस कर सकती हैं। जाहिर है कि आप जब आप चेस खेलती हैं तो फोकस करने की वजह से आप पढ़ाई पर भी फोकस अच्छे तरीके से कर सकती हैं। यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। अगर आएं बाएं बाएं जो भी शोर हो, शर हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो फोकस बन चुका है चेस की वजह से। कितना फायदा मिलता है पढ़ाई में चेस शतरंज की वजह से? देखा जाए तो हमारा बहुत मेमोरी जो है वो बहुत बढ़ती है, हमारी शार्पनेस बढ़ती है, और हम एक्टिव रहते हैं इससे चेस से, और हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत बढ़ती है इसमें। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो हमारे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत कैलकुलेशंस चाहिए होती है, तो इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस भी ठीक होती है। और देखिए कहा जाता है कि जो दिमाग है, मैंने कहा ना कि इसका बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप अपने दिमाग को खाली रखें, इस्तेमाल न करें, तो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो कम होते जाते हैं। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करती हैं दिमाग को, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ती है। यानी दिमाग को, ब्रेन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना जरूरी है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी के हर शोबे में आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताइए कि यहां पर कश्मीर में इस खेल को उतना फरोग क्यों नहीं मिल पा रहा है जितना ये डिजर्व करता है? व्हाट इज द रीजन वी आर नॉट हैविंग सो मेनी प्लेयर्स इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल एरिना एज वी शुड हैव ऑर्डिनरली हैड? पहले देखा जाए तो चेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कश्मीर में है, मैंने खुद से देखा है कि यहाँ पे उतनी एकेडमीज नहीं है, बच्चा परस्यू नहीं कर पाता है, यहाँ की तरह जा नहीं पाता है। दूसरी बात कि बच्चों का आजकल ट्रेंड बन गया है कि अगर एक गेम देखे, उनके आसपास के लोग जो गेम खेलते हैं तो वो उसी की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम देखें क्रिकेट, फुटबॉल देखें, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे एकेडमीज होती है सीखने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो गेम्स खेले, तो वो इजीली जा सकता है और अपने लिए कोई भी एकेडमी देख सकता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, ऑनलाइन जो चेस है, आप उससे सब कुछ सीख सकती हैं। आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉलो करें ऑनलाइन, आप किसी के साथ भी खेल सकती हैं, आप कंप्यूटर के साथ खेल सकती हैं, आप गैरी कैस्परोव, बड़े विश्वनाथन आनंद के साथ खेल सकते हैं ऑनलाइन। उनकी जो मूव्स हैं वो कंप्यूटर खेलेगा। तो अब वो दिक्कत नहीं है जैसे पहले होता था कि चेस को सिखाने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन अगर आप परस्यू करें ऑनलाइन भी chess, so you can be a master of chess also, provided you have all the other facilities. You have tournaments at the local level, you have tournaments at the national level, and you play so many tournaments in your career. Per month at least you should play one tournament. At least 7 to 8 tournaments should be played in a year by a chess player, and then that should also include FIDE tournaments. आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ कितने टूर्नामेंट्स होते हैं? इंटर स्कूल में कितने होते हैं? इंटर डिस्ट्रिक्ट में कितने होते हैं? इंटर डिवीजन में कितने होते हैं? नेशनल लेवल पे कितने टूर्नामेंट होते हैं? कुल मिलाकर आप आम तौर पर साल में कितने टूर्नामेंट खेलती हैं? साल में देखा जाए तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 टूर्नामेंट्स खेलते हैं हम। इसमें इंटर स्कूल भी होता है, जोनल भी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, फिर नेशनल्स। तो जब आप बाहर खेलती हैं नेशनल्स, आपने देखे बड़े खिलाड़ी हैं, वहां पर उनके साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा, वो कितने टूर्नामेंट्स खेलते हैं साल में?
اور وہ کیسے اپنے فن کو بہتر بناتے ہیں. آپ نے نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا, لیکن کوئی میڈل بھی جیتنا ہے نا آپ کو. جونیئر لیول پہ آپ نے انڈر 19 کھیلا, لیکن آگے بھی جانا ہے نا. تو آگے جانے کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ پہلی بات دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں باہر کے چیس میں اور ہمارے یہاں کے چیس میں نے ڈفرینس کیا دیکھی ہے. جب ان کا نیشنلز ہوتا ہے تو ان کے بالکل کوچنگ کیمپس ہوتے ہیں کہ ان کو سکھایا جائے آپ کو کیسے کھیلنا ہے, وہاں پہ پرفارم کیسے کرنا ہے, کون سی اوپننگ کھیلنی ہے, آپ کو کیسے ٹائم مینیج کرنا ہے. مگر ہمارے کشمیر میں ایسا نہیں دیکھا ہے, جموں کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ٹورنامنٹ سے کچھ دن پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا ٹورنامنٹ ہونے والا ہے. یہاں پہ ایک اور پریشانی یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو انٹرنیشنل چیس نہیں سکھائی جاتی. ان کو مختلف طریقے کی چیس سکھائی جاتی ہے, پھر آگے جا کے دقت آتی ہے. بہت دقت. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے, جو ہمارے زونل اور ڈسٹرکٹ میں تھے وہاں پہ آربیٹرز تھے, وہ خود کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے, جو بالکل فیڈے رولز سے بالکل ڈفرینٹ رولز بولتے تھے. وہ مجھے خود یاد ہے کہ میری ایک گیم تھی جس میں نے پون پروموشن کی تھی, اور میں نے بولا تھا کہ مجھے کوئن چاہے اس کے بدلے. انہوں نے بولا کہ پون پروموشن نہیں ہو سکتی ہے, جہاں پہ آپ کا پون ہے آپ وہیں پہ رکھو وہ پون. اور پون تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ الٹیمیٹلی وہ پروموٹ کر کے ہماری کوئن بن سکتی ہے, کچھ بھی جو ہم چاہیں. یو کین چینج یور گیم. جی بالکل. جیسے پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا گوکیش کے منہ میں ان کے پاس صرف کنگ اور پھر 2 پونز بچ گئے تھے, اور ڈنگ لیرین نے سرنڈر کر لیا کیونکہ انہوں نے غلط منہ کھیلا تھا. تو بچے کو صحیح تربیت دینا, اس کو ہر ایک چیز سمجھانا, اس کو فائنر پوائنٹس آف دا گیم سکھانا کتنا امپورٹنٹ, اور کس ایج سے بچے کو سکھانا چاہیے چیس. کیونکہ دیکھیے اس میں نہ آپ کو جگہ کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بہت پیسہ خرچ کرنا ہے, نہ آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, بس آپ کو بورڈ چاہیے اور پیسی چاہیے. یہاں تک کہ اب چھوٹے چھوٹے پیسز آ گئے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ ان کو جیب میں رکھ سکتی ہیں, آپ سفر کرتے ہوئے کھیل سکتی ہیں. اور کئی لوگ اپنے ساتھ ہی کھیلتے ہیں, دونوں مووز دونوں طرف سے کھیلتے ہیں. تو یہ بچے کو سمجھانا اور اس میں یہ چیز ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے چیس کی پروموشن کے لیے؟ مجھے لگتا ہے اگر ہم پہلے سے ہی بچے کو سکھائیں گے نا کہ چیس سکھائیں گے, اس میں بہت ڈیولپ ہو جائے گا. دیکھیں پہلی بات تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا, شارپ مائنڈ بنے گا اس کا, اور وہ پہلے سے ہی ٹیکل کرے گا. چیس صرف ایک گیم نہیں ہے, ایک اسکل ہے, اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. آپ نے آغاز کیا ہے, یو ہیو ٹو گو مائلز اسٹل. سو نیکسٹ ٹارگیٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ کہاں پہنچنا چاہتی ہیں؟ کس ٹورنامنٹ کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو میں فیڈے ٹورنامنٹس کے لیے تیاری کر رہی ہوں اپنی, اور میں آگے گرینڈ ماسٹر بننا چاہتی ہوں. چلیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ گرینڈ ماسٹر بنیں, نہ صرف مقامی سطح پر روشن ہوں بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنا نام روشن کریں. منہا, آپ پروگرام میں آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم چلتے ہیں عمران گل کے پاس. اس بڈنگ چیس پلیئر کی یہ انٹریکشن جو تھی وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی چیس کے حوالے سے. چونکہ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے, کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم آپ سے یہ توقع کرتی ہے, امید کرتی ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور ایڈوانس میں آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے, ڈی کوشر کی پوری جو فیملی ہے اس کی طرف سے عید الفطر کی پیشگی مبارکباد. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.